इंस्टीड ऑफ चूजिंग पाकिस्तान वी प्रेफर्ड टू बी इंडियन। हमने इंडिया के साथ एक्सेशन क्यों? ह्यूमन नेचर है, हमेशा ह्यूमन नेचर में ये है कि हम अच्छी और बड़ी चीज चुनते हैं। हमने अच्छी चीज ये चुनी इंडिया की कि डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म, ये दो चीजें थी जिसने हमें अट्रैक्ट किया। डेफिनेटली वी विल गिव क्रेडिट टू दिल्ली गवर्नमेंट, जो उन्होंने पिछली बार यहाँ फ्री एंड फेयर पार्लियामेंट का इलेक्शन, हमें एक किरण नजर आई फिर से यहाँ कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द सेपरेटिस्ट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस 2024 इलेक्शंस। कांग्रेस ने गिफ्ट कर दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर, बस यहाँ कोई और सोच ही नहीं सकता था कि हम भी पॉलिटिशियन बनेंगे। माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी सिंस माई चाइल्डहुड दैट यू शुड नॉट डू एनी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आपको पॉलिटिशियन बनना है। कितने तक आपने हुर्रियत के साथ काम किया? 7 साल काम किया। कब से कब तक, मतलब टाइमलाइन क्या होगी? मैंने 2006 से किया 2012 फिर मुझे रियलाइज हुआ बट द हेल आई एम डूइंग हियर इन सेपरेटिज्म, आई एम नॉट डूइंग समथिंग गुड फॉर माय पीपल। उनको लगा था 2-3 साल, हार्डली 4 साल का शायद उनका प्लान था, यूएन तक बात पहुंचेगी, कुछ प्रेशर वशर होगा, कुछ हमारे या तो इंडिया के साथ रीसेटलमेंट होगी या क्या भी होगा। मगर जैसा कि हम देखते हैं दुनिया में, जहाँ एक बार गन आ जाती है जाती नहीं है फिर वहाँ से जल्दी जल्दी, जैसा कि हम अफगानिस्तान देख रहे हैं, इराक देख रहे हैं, बाकी जगहों को देख रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ललन टॉप की यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर के सोपोर में है। टू बी प्रिसाइज सोपोर, एंड टू बी मोर प्रिसाइज नॉर्थ कश्मीर। नॉर्थ कश्मीर यानी वो इलाका जिसने इस चुनाव में काफ़ी फेरबदल की संभावना पैदा कर दी है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से आने वाले एक नेता यानी और बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की चुनाव के कुछ दिनों पहले ही बेल पे, ज़मानत पे रिहाई हुई है। चुनाव ख़त्म होने के बाद फिर से उनको अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर के सोपोर और नॉर्थ कश्मीर के इलाके में आते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सोपोर वो इलाका होता है, आपको ये पता चलता है, जहाँ से 2001 संसद हमलों के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आए अफजल गुरु का घर इसी इलाके में है। फिर आपको ये पता चलता है कि अफजल गुरु का के भाई जो हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। फिर आपको ऐसे लोग नाम मिलते हैं जो मुख्य धारा की राजनीति में आ रहे हैं, उनका पास्ट जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। कभी वो हुर्रियत की राजनीति से जुड़े रहे, कभी वो अलगाववाद की राजनीति से जुड़े रहे, कभी वो जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर JIJ के जिसको कहते हैं शॉर्ट में, उसकी राजनीति से जुड़े रहे। लेकिन अब सारे लोग एक छाते के नीचे आ गए हैं। उस छाते का नाम है भारत का संविधान और भारत का चुनाव आयोग। वो तमाम शपथों और तमाम अपने कार्यकलापों से इस बात को पुख्ता करने की कोशिश करते हैं कि चुनाव में हम यकीन रखते हैं। और जब सोपोर की बात हो रही तो ये भी बताते चलें कि हमारे साथी दाऊद भाई ने हमें बताया कि ये वो इलाका था जहाँ पे 0% वोटिंग हुआ करती थी हुर्रियत की कॉल के बाद, क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी के प्रभाव का भी इलाका यही था और वोटिंग बाइकआउट की कॉल दी जाती थी, तो सोपोर में वोट नहीं होते थे। और एक दुकानदार हैं, उन्होंने बताया जहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे कि साहब एक वो मंजर था और आज का मंजर ये है कि यहाँ पे एक साथ 22 लोगों ने नॉमिनेशन भरा है सोपोर की सीट जीतने के लिए। और हमारे साथ तनवीर फातिमा हैं, और तनवीर फातिमा का एक परिचय ये है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तनवीर फातिमा का एक परिचय ये भी है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतने ज़रूरी है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, ख़ासकर इस समय, कि उन्हें एक बड़ी सुरक्षा सर्किल के अंदर, एक बड़े सुरक्षा सर्किल के अंदर रहना पड़ता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान उनको घेरे रहते हैं, कहीं भी जाती हैं तो एक कॉन्वॉय छोटा मोटा साथ में चलता रहता है। क्यों, उनसे समझेंगे। तनवीर जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तनवीर जी को बोलूँ, फातिमा जी का बुलाऊँ? तनवीर जी, अच्छा ये बताइए कि आप तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ठीक है, और जब मैं आपसे बातचीत करने आ रहा था तो छोटी मोटी जानकारियां जो मेरे पास थी वो ये पता चला कि चूँकि आप हुर्रियत की पॉलिटिक्स से भी जुड़ी रही हैं पास्ट में अपने, और अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। जब आप हुर्रियत के साथ जुड़ी थी और हुर्रियत के नेता कॉल देते थे कि सोपोर में कोई वोटिंग नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें होती थी, तो वो क्या मंजर था? थोड़ा सा इस पर इलेबोरेशन दीजिए अपना। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। पहले मैं आपको ये बताऊं कि मोस्ट ऑफ़ द जो चैनल्स हमें नेशनल चैनल्स यहाँ पे आती हैं, उनके लिए पता नहीं ये बात क्यों एक अजीब है कि सेपरेटिस्ट आ रहे हैं मेन स्ट्रीम में, जबकि उनको अवेयर होना चाहिए था इस बात से कि जो 87 तक, जो 87 का इलेक्शन था यहाँ का जम्मू कश्मीर असम्बली का, जो इलेक्शन बाइकआउट या जो भी सेपरेटिज्म यहाँ पे चला, वो था 87 की इलेक्शन की रिगिंग का रूट काज, वहाँ से शुरू होता है।
सेपरेटिस्ट्स वेयर ऑलवेज द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। पहले वो यकीन रखते थे इसमें। आधी इंफॉर्मेशन हम अगर अपनी भारत की जनता को देंगे तो वो मुझे नहीं लगता वो इंसाफ होगा। उनके पास भी पूरी जानकारी होगी कि अगर कश्मीर में अलगाववाद उठा तो क्यों उठा, उसका रूट काज कहाँ पे है। 87 का चुनाव जो था, जी बिल्कुल, उसमें रिगिंग हुई। फारूक अब्दुल्ला पे इल्जाम लगाए जाते हैं। हुकूमत थी दिल्ली में, यहाँ चल भी रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के अंडर ही वो इलेक्शन था और जीते हुए MUF एक बना हुआ था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट सैयद सलाहुद्दीन वाला, लाइक माइंडेड पार्टीज़ का। उसमें सेक्युलर लोग भी थे, नॉट ओनली जमात इस्लामिया, बहुत सारे लोग थे उसमें। मगर उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गुंडागर्दी करके MUF को, जीते हुए कैंडिडेट्स को, जिनमें से एक सैयद सलाहुद्दीन भी थे, उनको हराया। तो जब जिस सेकुलरिज्म या जिस डेमोक्रेसी के साथ हमने एक्सेशन किया था इंडिया की, अगर वो ही नहीं है, बेस ही नहीं है कहीं पर, तो फिर हम कर क्या रहे हैं इस एक्सेशन में? तो फिर हम इंडियन यूनियन में कर क्या रहे हैं? वी चूज्ड, ये एक आपको पता होना चाहिए हमारे यूथ को, खासकर इंडिया के, कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इंस्टीड ऑफ चूजिंग पाकिस्तान वी प्रेफर्ड टू बी इंडियन। हमने इंडिया के साथ एक्सेशन क्यों? मैंने कल भी एक जगह बोला कि ह्यूमन नेचर है, हम हमेशा ह्यूमन नेचर में ये है कि हम अच्छी और बड़ी चीज़ चुनते हैं। ये इंसान की खसलत है। हमने अच्छी चीज़ ये चुनी इंडिया की कि डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म, ये दो चीज़ें थी जिसने हमें अट्रैक्ट किया एंड वी वेंट टू एक्सेशन विद इंडिया। तो जब हमें 87 के इलेक्शन तक हम वेट करते गए, बहुत सारी लाइक माइंडेड पार्टीज अलग अलग लड़ती थी तब तक, तो किसी को स्पेस कभी मिली ही नहीं। कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही नहीं आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। उन्होंने कब्जा जमाए हुए, तो फिर वो सारी पार्टियां छोटी छोटी मिलके उन्होंने मुस्लिम मुत्तहदा महाज बनाया, जिसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कि बानिहाल पार के जम्मू से कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी उसमें शामिल थी, नाम तो उसका ये था। मगर उसमें पब्लिक मैंडेट को कंप्लीटली नलिफाई किया गया। अंदर कुछ और रिजल्ट निकल रहा है काउंटिंग हॉल में और बाहर कुछ और ऐलान किया जा रहा है। तो उसमें गुस्सा लाजमी था ना। किसी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, किसी ने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया, बड़ा एक फोरम बनाया, फिर आपने उसको कंप्लीटली नकार दिया, तो उसमें गुस्सा आना था ना। ऐसा मुझे लगता है अगर आप सिर्फ कश्मीरियों को ब्लेम नहीं कर सकते हो, इंडिया के किसी स्टेट में भी ऐसा होगा, वहाँ भी ये होगा। जब आप पब्लिक मैंडेट को, पब्लिक ने क्यों फिर सेपरेटिस्ट्स को सपोर्ट किया? इसी वजह से किया। मिलिटेंसी को क्यों सपोर्ट किया? इसी वजह से किया कि पब्लिक सपोर्ट को डिनाई किया गया, जिसमें कितना नुकसान हुआ कश्मीर का, कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उसका भी नुकसान हुआ। कितने ही वो भी शहीद हुए, वो भी शहीद हुए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो शहीद ही बोलेंगे, कश्मीरी हैं। जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस थे यहाँ पर तो वो भी शहीद ही हुए, सब नुकसान हो गया। आखिर पर इस वक्त अब हम क्यों आए सब सेपरेटिस्ट्स, या इसमें फिर से हम क्रेडिट देंगे, डेफिनेटली वी विल गिव क्रेडिट टू दिल्ली गवर्नमेंट, जो उन्होंने पिछली बार यहाँ फ्री एंड फेयर पार्लियामेंट का इलेक्शन, हमें एक किरण नजर आई फिर से यहाँ। 24 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। 10 साल के बाद एक किरण नजर आई सबको कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द सेपरेटिस्ट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस 2024 इलेक्शंस। आप ये कह रही हैं कि दिल्ली को क्रेडिट ये गया कि दिल्ली ने 24 के चुनाव अच्छे से करवाया, और आपने ये भी किया कि दिल्ली में बैठी सरकार ही थी जिसने 87 के रिगिंग का रास्ता खोला था। लेकिन तनवीर जी, मतलब मैं चूँकि दिल्ली से ही आ रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि, तो आप ये भी मान सकती हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग दिल्ली की भी होगी, ठीक है। और मैं उन लोगों की भी बातें करूँगा जो कश्मीर और कश्मीर की पॉलिटिक्स पे सवाल उठाते हैं। तो जब दिल्ली ने इलेक्शन को रिग किया, जैसा आप कह रही हैं, और उसके बाद यहाँ के लोगों ने सेपरेटिस्टों का साथ दिया, जैसा आपने अभी कहा, तो क्या उस लोगों की जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए कालांतर में? क्योंकि लोगों का इकरार कम हुआ भारत के संविधान पे से, और लोगों ने पाकिस्तान में बैठे लोगों के साथ जाना, उनके पैसे खाना, उनके साथ हथियार उठाना चुना। जो इस तरह के आरोप हैं, इन पे क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से आई वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन समवेयर कि ऐसा कुछ सेपरेटिज्म बनाने में, ऐसा कुछ मेरा दैट टाइम जब यहाँ बना, मैं आई वॉज इन
12th क्लास में, 12वीं में पढ़ती थी तब, जब यहाँ 90 में वो शुरू हुआ सब कुछ। तो मेरा वो रोल नहीं है उसमें। मुझे हमें यही रियलाइज़ हुआ इस एज तक आते आते कि रिगिंग का गुस्सा था। अगर हमारे, क्योंकि गिफ्ट कांग्रेस ने गिफ्ट कर दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर, बस यहाँ कोई और सोच ही नहीं सकता था कि हम भी पॉलिटिशियन बनेंगे, यहाँ हम भी पॉलिटिकल प्रोसेस में। इवन मैं आपको अपनी बात बताऊँ, माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी सिंस माय चाइल्डहुड दैट यू शुड नॉट डू एनी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आपको पॉलिटिशियन बनना है। मेरे फादर भी गिलानी साहब की ही पार्टी से थे, अब हारते थे, उनको लगता था शायद हम उनसे कम पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए अब हम नई जनरेशन को बहुत पढ़ाएंगे तो हो सकता है ये जीत जाएं। फिर जब पढ़ी लिखी जनरेशन MUF में आई तो वो भी हार गई, तो रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ सम बिग कंस्पिरेसी कि जो आने ही नहीं दे रहे हैं अब और किसी को भी कश्मीरी को। तो उसमें कौन सी डेमोक्रेसी थी? हमने तो डेमोक्रेसी से इल्हाक किया था ना, हमने तो सेक्युलरिज्म से इल्हाक किया था ना दिल्ली में। फिर आप कब हुर्रियत से जुड़ी, कब इस पूरी पॉलिटिक्स से जुड़ी आप? मैं मुझे कोई बताया था कि आप उनके किसी पब्लिकेशन से या उनकी किसी पब्लिकेशन जुड़ी हुई? राइटर थी मैं, आर्टिकल्स वगैरह अखबारों में लिखती थी, तो मुझे ऑफर आ गया उनका। उनको भी कुछ लिखने पढ़ने का काम होता था बहुत ज़्यादा। तो किस तरह की चीज़ें लिखती थी आप उनके लिए? उनके विचारों का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये था कि उनके बाहर से कोई भी आते थे, क्वेश्चनियर्स आते थे, UN से आता था कुछ या कहीं से, तो उन्होंने देखा कि मेरा वो परसेप्शन बड़ा क्लियर था। तो क्योंकि हर एक जो लिखने वाला होता है ज़रूरी नहीं है कि उसकी परसेप्शंस भी क्लियर हों, तो उनको लगता था कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ आते हैं या बाहर से लोग आते हैं, कुछ लिखना है, भेजना है, तो ये ठीक से पॉलिटिक्स को समझती है, बिकॉज आई बिलोंग टू ए पॉलिटिकल फैमिली। तो उसमें मेरा विजन क्लियर था। कितने समय तक आपने हुर्रियत के साथ काम किया? 7 साल काम किया। कब से कब तक, मतलब टाइमलाइन क्या होगी उसकी? मैंने 2006 से किया 2012 तक। उसके बाद 12 के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने पहले भी एक जगह बोला, मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर इन सेपरेटिज्म, आई एम नॉट डूइंग समथिंग गुड फॉर माय पीपल। दैट वाज, एक सेकंड में क्लियर कट दे दूं, लोगों को उस रेफरेंस समझ में नहीं आएगा। जिस हुर्रियत की बार बार बात हो रही है, गिलानी ने यहाँ के घाटी के कई सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, जो प्रेशर ग्रुप्स थे, जो एक तरह से अलगाववाद का समर्थन करते थे, उनका एक कॉन्फ्रेंस बनाया जिसको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहा गया। उसी को बार बार हम शॉर्ट में हुर्रियत कह रहे हैं। उन तमाम पार्टियों का एक कॉन्फ्लुएंस हुआ करता था हुर्रियत, यही ना दाऊद भाई? ठीक जी जी, मुझे वहाँ लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स, लोगों को ये लगता था, जब मैं अपने घर आती थी कभी अपने इलाके की तरफ, तो लोग मेरे साथ पास काफ़ी मसले लेके आते थे, इश्यूज़ लेके आते थे। उनको लगता था मैं भी इनको रिजॉल्व कर सकती हूँ बीइंग ए पॉलिटिशियन। तो फिर मुझे उधर ही लगा कि वहाँ हैं काफ़ी लोग ऑलरेडी हुर्रियत में बैठे हुए, सीनियर लोग हैं, आज़ादी भी कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही थी या जो भी था उनका वो। तो फिर मैंने डिसाइड किया लेट अस बी इन द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं समय को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। थोड़ा ड्राइंग रूम टाइप पॉलिटिक्स थी, बैठना होता था, ड्राइंग रूम में बैठकर ही बैठकर लिखना, पढ़ना, प्रेस नोट निकालना, और कभी कभी हम इलेक्शन बाइकआउट के लिए जाते थे। ड्राइंग रूम में बैठ के इलेक्शन बाइकआउट की कॉल दी जाती थी। बिल्कुल इतना ही होता था। तो मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी। मैंने कहा मेरे लोगों के मसले बहुत हैं, फिर कहाँ गई? आज़ादी से अलग भी मेरे लोगों के मसले हैं। तो मैंने 5-6 साल एक्टिविज़म किया 2012 से लेकर 2020 तक, क्योंकि लोगों में इस्टेब्लिश भी तो खुद को करना था ना। आई वॉज हैविंग माई स्कूल एज वेल, मेरा एक स्कूल भी था अच्छा खासा एक अलग इलाके में, उसको भी चलाया, लोगों से भी जुड़े। तो फिर 2020 में मैंने अल्ताफ़ बुखारी ने पार्टी बनाई, अपनी पार्टी। देन आई जॉइंड, दे ऑफर्ड मी टू जॉइन देम, तो देन आई जॉइंड एंड स्टार्टेड माई इलेक्शन, एंड आई वॉज द फर्स्ट लेडी हु स्टार्टेड कैंपेनिंग हेयर एंड डूइंग दिस ऑल। जो भी है पहली मैंने की है 30 साल के बाद, यहाँ 20 गाड़ियाँ लेके एक रैली की, वो ये। तो उसमें एक खौफ का, मैं उसमें खुद को एक खुशकिस्मत समझती हूँ कि लोगों में वो खौफ का माहौल चला गया सोपोर से, कि कोई नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। लोगों की आंखों में भी मैंने पढ़ा कि हाँ आपने ठीक किया। इट वाज। ये बताइए, अब मैं छोटी सी 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे मैं पूछ लेता हूँ, बातचीत को फिर बंद करते हैं। पहला सवाल ये है कि आप जब आप बात कर रही हैं अपनी एक्टिविज़म की और अपने किस्म की पॉलिटिक्स की, तो उसी समय एक चर्चा होती है कि जो लोग भी हुर्रियत से अलग होते थे, या हुर्रियत से अलग होना या हुर्रियत के साथ होना
एक और ट्रांसलेशन था इस बात का कि वो जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के भी साथ थे। जमात इस्लामी एक ऐसा संगठन था। मैं भी उसी फैमिली से हूँ, आप भी जमात इस्लामी फैमिली जमात इस्लामी की फैमिली से। और जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर, अगर आपने पिछले वीडियोस में ध्यान न दिया हो, एक ऐसा संगठन था, एक पैसा प्रेशर ग्रुप था। मतलब कहा जाता है कि MUF से ही परिष्कृत होकर, जिस मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की बात कर रहे हैं, MUF से ही परिष्कृत होकर जमात इस्लामी बनता है। फिर ये भी कहा जाता है कि जो हिजबुल मुजाहिदीन, जो सैयद सलाउद्दीन जिसका कमांडर रहा, जो अभी पाकिस्तान में है, जमात इस्लामी उसका भी एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड तैयार करता है हिजबुल मुजाहिदीन के होने का, जिससे बाद में बुरहान वानी जैसे, अगर पॉपुलर नाम आपको पता हो, जो साल 2016 में इसको इनकाउंटर में मार गिराया गया। आप क्या सोचती हैं जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को लेके? क्या उन्होंने इस कश्मीर की पॉलिटिक्स को क्या थोड़ा और ज़्यादा खूंरेज किया, थोड़ा ज़्यादा खूनी बनाया उन्होंने इस यहाँ के पूरे सोशल फैब्रिक को? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस फैमिली से हूँ। जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद कहीं पर पहुँच के हमें थोड़ी सी ऑनेस्ट बातें भी करनी चाहिए। हमेशा पॉलिटिक्स और हिपोक्रेसी अच्छी नहीं लगती। जब यहाँ पर मिलिटेंसी उठी, चाहे जमात इस्लामी थी या हिजबुल मुजाहिदीन, उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना लंबा खिंचेगा जितना कि ये 30 साल फिर खिंच गया। उनको लगा था हम 2-3 साल, हार्डली 4 साल का शायद उनका प्लान था कि ऐसा होगा, UN तक बात पहुंचेगी, कुछ प्रेशर वशर होगा, कुछ हमारे या तो इंडिया के साथ रीसेटलमेंट होगी या क्या भी होगा। 3-4 साल का प्लान था उनका। मगर जैसा कि हम देखते हैं दुनिया में, जहाँ एक बार गन आ जाती है, जाती नहीं जल्दी वहाँ वो जाती नहीं है फिर वहाँ से जल्दी जल्दी। जैसा कि हम अफ़गानिस्तान देख रहे हैं, इराक देख रहे हैं, बाकी जगहों को देख रहे हैं, फिर गन को वापस निकालना बड़ा से। मणिपुर भी देख रहे हैं। मुश्किल जी। अच्छा, जब आप जमात में, आप उसी फैमिली से हैं, तो घर में किस तरह की बातें सुनती थी आप? मतलब क्या सुनती थी? क्या किस तरह के घर में नेता लोग आते होंगे या एक्टिविस्ट आते होंगे? किस तरह की बात सुनती थी आप? मैंने अपने फादर को हमेशा देखा डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाला इंसान। शायद वही वजह है कि मैं भी इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हूँ। और मैंने उनको देखा, वो चीफ कैंपेनर होते थे अपनी पार्टी के। हम छोटे थे तो हमने घर में भी यही बस देखा, इलेक्शन है, वो है, आज ये है, खाना ले जाना है काउंटिंग वालों के लिए। तो फिर वो जो दुख हुआ, जो उनने बहुत मेहनत की मुस्लिम मुत्तहिदा महाज को बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, और वो कम्प्लीटली फेलियर हो गया उस चीज़ का, तो नाराज़गी हो गई सब में। शायद एक्सपेक्टेशंस हमें काफ़ी थी इंडिया के सेक्युलर सिस्टम से या डेमोक्रेटिक सिस्टम से, उन लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि ऐसा नहीं होगा। और अभी मतलब ये भी तो सवाल उठते हैं ना मैम, 2 सवाल हैं। एक कि आप बुरहान वानी और इन तमाम जैसे मिलिटेंट्स को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं अभी के साल 2024 में? और नंबर 2, जब इस चुनाव में पूरे बात हो रही है, इस बात को चुनाव से भी जोड़ देते हैं ज़्यादा, इस चुनाव में बात हो रही है, चूँकि आप इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में यकीन रखते हैं और ज़्यादा मजबूती से आप चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, और आप किसी उंगलियों पे स्याही लगेगी और PVM का बटन दबाएंगे अपनी चॉइस के हिसाब से। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि जितनी भी इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हैं घाटी की, उनके पीछे कहीं ना कहीं BJP का हाथ है, इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। आप इन दोनों सवालों में जवाब दे दीजिए, फिर बातचीत बंद करते हैं। मैं पहला अभी बुरहान वानी, फिर ये बुरहान वानी के बारे में एक बात बताऊं मैं, हम कश्मीरियों ने भी देख लिया और हमारे जम्मू से बाहर भी देख लिया कि मिलिटेंसी कोई हल नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ, कश्मीर का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। बुरहान वानी जैसे लड़कों का किस तरह हो जाता था इसमें एंट्रेंस, उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। वो कैसे आ जाते थे, क्या मोटिवेशन, उतना मुझे डीप नॉलेज नहीं है उस बारे में। तो किस तरह मोटिवेट होते थे इस चीज़ में आने के लिए, तो मगर सोल्यूशन नहीं है। दूसरी बात आपने क्या पूछी थी? BJP का हाथ। BJP का। मैं अभी तक यहाँ, अभी 5 दिन रह गए वोटिंग को, अभी तक मुझे कहीं पर किसी ने संपर्क नहीं किया, कोई BJP वाले ने। और जो हमारे साथ बाकी बैठे हैं इंडिपेंडेंट वाले, वो बेचारे भी बोल रहे हैं, तो हमें बदनाम क्यों किया जा रहा है? बदनाम इसलिए किया जा रहा है, जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको आदत हो गई थी एक मोनोपोलिस्टिक पॉलिटिक्स करने की। ये बोल रहे हैं ये बेचारे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग क्यों पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? क्योंकि इनको गिफ्ट दिया था कांग्रेस ने कश्मीर को, लो जी जो मर्जी है करो कश्मीर में। और वही दिल्ली की हमेशा, अगर इस वक्त BJP भी वो करेगी ना, मैं कहूँगी फिर एक बड़ी गलती होगी।
दिल्ली को इस वक्त भी और हमेशा कश्मीर में जब भी इलेक्शन है खुद होने देना चाहिए। आप किसी को पैसा देगो, किसी को पावर दोगे, फिर यहाँ इलेक्शन कराओगे। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है कि अवाम को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। उसी पपेट सरकार नेशनल के खिलाफ MUF बना था और वही पपेट्स इस वक्त परेशान हैं कि आम लोग क्यों चुनाव अभियान में प्रोसेस में आ रहे हैं। और मैं दिल्ली की हुकूमत को इस वक्त भी ये भी वार्न करूंगी कि अगर आप किसी के सर पर हाथ रखोगे, वो आप फिर से एक गंद मचाने वाली बात होगी, फिर आप कश्मीरी अवाम को नाराज़ करोगे। अगर आप किसी के सर पर आशीर्वाद चाहे पैसे का चाहे पावर का रखोगे, खुद होने दो। जो होना है ठीक है, आप लोगों की ड्यूटी हमें सिक्योरिटी देना, हमें एकोमोडेशंस देना, बस अच्छी सुविधाएं देना, उसके अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, मन करे बातचीत। जी चलिए, ये थी तनवीर फातिमा से हमारी बातचीत। आप ललन टॉप देख रहे थे, मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।